दोस्तों नमस्कार। फोकस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। आज हम जो बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं मित्रों। देखो, राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, फिजिकल रीजन्स ऑफ द राजस्थान, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश उसके मेनली चार भागों में बांटते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में। पश्चिमी रेतीला मैदान, फिर अपन बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में, फिर अरावली पर्वत के बारे में बात करेंगे, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और किसके बारे में बात करेंगे बेटा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में, पठारी प्रदेश। जब हमने जब पहली क्लास की ली थी राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जब बात किया था, तो हमने कहा था कि जो अरावली प्रदेश है, जो हाड़ौती का पठार है, ये किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। और वही राजस्थान के जो मरुस्थल से राजस्थान की झील है, डेडवाना झील है, पचपदरा झील है, पूर्वी मैदान है, ये किसका भाग माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो इसके बारे में हमने बात दोस्तों पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो अब याद रखना, तो सबसे पहले अपन उसको किसको उठाते हैं? तो पश्चिमी रेतीला मैदान को उठाते हैं, फिर अरावली प्रदेश, फिर पूर्वी मैदान, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जरा याद रखो दोस्तों, यहाँ अपन बात करते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 61.11% है। कितना बेटा? 61.11% है। वही अपन बात करें अरावली प्रदेश है, जो टोटल क्षेत्रफल का कितना बेटा? 9% है। पूर्वी मैदान जो है टोटल क्षेत्रफल का कितना बेटा? 23% है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो 6.89% है। बात समझ आएगी नहीं है मित्रों? किसका? टोटल क्षेत्रफल का। यानी हमने कहा पश्चिमी रेतीला मैदान कितना बेटा? हमने कहा 61.11 है। अरावली प्रदेश 9% है, पूर्वी मैदान 23% है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना? 6.89% है। और यहाँ पे जनसंख्या कितना निवास करती है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ बेटा, हमने कहा ये क्या हुआ दोस्तों? क्षेत्रफल। और अपन कह सकते हैं जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो हमने बताया यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे हमने कहा 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे इसको ले लो 39% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। देखो याद करने का तरीका बताते हैं। तो 61.11 को याद रखना, 40%, 9 के आगे 10 आता है, 23 का पिछले वाला डिजिट से जोड़ दो 39, और 9 2 11। तो याद रखना इनकी जनसंख्या कितनी हुई? तो यहाँ जनसंख्या 40% निवास करती है, अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है, पूर्वी मैदान में 39% जनसंख्या निवास करती है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है मित्रों? 11% जनसंख्या निवास करती है। तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वो लगभग 61.11 है, अरावली प्रदेश 9% से, पूर्वी मैदान 23% है, दक्षिण पूर्वी प्रदेश 6.89 प्रदेश है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में जानकारी हम लेते हैं मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में। सुन आराम से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान, देखो दोस्तों, ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसको अपन सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान दो भागों में बांटते हैं। एक तो महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल, और राजस्थान बांगर प्रदेश। क्या बांटते हैं बेटा? राजस्थान बांगर प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश। महान भारतीय मरुस्थल दूसरा कौन सा बेटा? राजस्थान बांगर प्रदेश। ये जो महान भारतीय मरुस्थल है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। तो हम ये कहेंगे मरुस्थली प्रदेश, मरुस्थली प्रदेश, और दूसरा कौन सा था बेटा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या होता है बेटा? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। देखो यह रहित प्रदेश, सुनना आराम से, ये तो एक जियोग्राफर के द्वारा ये बात कही गई। दूसरे जियोग्राफर ने क्या कहा उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों। यहाँ पे सुनना, यहाँ हमने कहा पश्चिमी रेतीला मैदान को दो भागों में बांटते हैं। उन्होंने ये कहा तो इसको सूक्ष्म प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सूक्ष्म प्रदेश। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रदेश भी कहते हैं। और यहाँ पे जो राजस्थान बांगर प्रदेश है इसको क्या बोलते हैं? अर्ध सूक्ष्म प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको अर्ध सूक्ष्म प्रदेश भी कहते हैं, अर्ध सूक्ष्म प्रदेश भी कहते हैं। बात क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? इसको सूक्ष्म प्रदेश, इसको अर्ध सूक्ष्म प्रदेश भी कहते हैं। जो सूक्ष्म प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, एक तो मरुस्थली प्रदेश, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो मरुस्थली प्रदेश है इसको कहते हैं बालू का युक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप
युक्त प्रदेश भी कहते हैं, इसको कहते हैं युक्त प्रदेश। और दूसरा कौन सा हुआ युक्त प्रदेश का दूसरा भाग हुआ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और राजस्थान बांग्र प्रदेश है, इसको कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला राजस्थान बांग्र प्रदेश की यदि अपन बात करते हैं तो पहला भाग आएगा दोस्तों, हम कहेंगे गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान जो है इसे कहेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान गग्गर का मैदान होता है। दूसरा यदि अपन बात करते हैं मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि हम ये कैसे शेखावटी उच्च भूमि, चुरू झुंझुनू सीकर वाली क्षेत्र शेखावटी उच्च भूमि। दूसरा तीसरा हम कहेंगे नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और फोर्थ पॉइंट पे यदि अपन बात करते हैं तो हम कहेंगे लूनी बेसिन। बेटा क्या कहेंगे? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, ये जो लूनी बेसिन होती है ये कहां कहां पे आती है? हम कहेंगे पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर का जो क्षेत्र क्या कहलाएगा? लूनी बेसिन के अंतर्गत आएगा, जिसमें बालोतरा भी नया जिला इसके अंदर अपन जुड़ गया है लूनी बेसिन में। तो याद रखना गग्गर का मैदान किसका बेटा? गंगानगर और हनुमानगढ़ का मैदान को गग्गर का मैदान। शेखावटी क्या होती है बेटा? चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये हम बात करेंगे। नागौर उच्च बेसिन जो होती है नागौर व अजमेर वाली भूमि, नागौर अजमेर में कुबड़ पट्टी, नागौर अजमेर में क्या होती है? कुबड़ पट्टी इसका भाग मानी जाती है। और नुली बेसिन पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा का जो भाग है इसी को अपन क्या कहते हैं मित्रों? राजस्थान बांग्र प्रदेश कहा जाता है। और लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोडवार प्रदेश, गोडवार, गोडवार प्रदेश भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। तो आओ चलो हम एक एक पे पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थली बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में बात करते हैं, युक्त प्रदेश के में। फिर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में बात करेंगे, फिर गग्गर, फिर शेखावटी, फिर नागौरी, फिर लूनी बेसिन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं मित्रों? मरुस्थली प्रदेश के बारे में बात करते हैं। आओ हम इस पे बात करते हैं दोस्तों। पहले है बालू का स्तूप। क्या होते हैं बालू का स्तूप? देखो क्या होता है बालू का स्तूप, सुनना आराम से। बालू का स्तूप हम ये कह सकते हैं कि पौने जो होती है अपने साथ में क्या होती है? मिट्टी के लिए, मिट्टी जो होती है हम ये कह सकते हैं पौने अपने साथ में मिट्टी का जब निक्षेपण करती है उससे जो स्थलाकृतियां बनती है उसी को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी पौनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है। पौने अपने साथ में मिट्टी को लाती है और क्या करती है? निक्षेपण करती है। जो उस निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बनती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बालू का स्तूप है, वापस बताइए जरा, तो पवनों के द्वारा हम मिट्टी के कणों को, निर्मित मिट्टी के कणों को निक्षेपित किया जाता है, उससे जो स्थलाकृतियां बनती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बालू का स्तूप कहते हैं। इन बालू का स्तूप में सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं मित्रों तो हम ये कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला क्या आएगा बेटा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप देखो सुनना आराम से। हम ये कह सकते हैं अनुदैर्ध्य पौनों के समानांतर, पौनों के समानांतर जो बनने वाले स्तूप होते हैं मरुस्थली प्रदेश में, पौनों के समानांतर बनने वाले स्तूप, हमने कहा पौनों के द्वारा, हम ये कह सकते हैं कि पौनों के द्वारा मिट्टी का जो निक्षेपण होता है वो पौनों की दिशा के समानांतर ही क्या होती है? निक्षेपित होती है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोला जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पौने, तो पौनों के समानांतर ही, पौनों के समानांतर ही क्या होता है? मिट्टी का निक्षेपण होता है। तो इस प्रकार के स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो जरा लिख लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पौनों के समानांतर ही मिट्टी का जब निक्षेपण होता है तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती है उसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। याद समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा लिख लीजिए। तो हमने कहा पौनों के समानांतरी मिट्टी का जमाव ही क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या होता है बेटा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होता है? तो हमने कहा पौनों के समकोण, पौनों के समकोण पर, यानी हम कहेंगे पौनों के समानांतर नहीं, जबकि पौनों की विपरीत दिशा के अंदर जब मिट्टी का जमाव होता है, इस प्रकार के जब स्तूप बनते हैं तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पौने जिस दिशा में चल रही है और बालू का स्तूप उसकी विपरीत दिशा में जब बनते हैं, यानी समकोण पर बनते हैं, तो इस प्रकार के स्तूप क्या कहलाएंगे? अनुप्रस्थ स्तूप कहलाएंगे। जैसे मान लो पौने इधर चल रही है और स्तूप कैसे बन रहे हैं? ऐसे बन रहे हैं। बालू का स्तूप कैसे बन रहे हैं? ऐसे बन रहे हैं। तो इस प्रकार के स्तूप क्या कहलाएंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। हवा के समानांतर बनने वाले, हवा पे विपरीत दिशा में बनने वाले, छोटी भाषा में ऐसे लिखता हूं, हवा के समानांतर, हवा के समानांतर बनने वाले स्तूप, समानांतर।
और हवा के समानांतर बनने वाले स्तूप। और ये क्या होता है बेटा, हवा के विपरीत दिशा में बनने वाले स्तूप, हवा के विपरीत दिशा में बनने वाले स्तूप, विपरीत दिशा में बनने वाले स्तूप, विपरीत दिशा में बनने वाले स्तूप, हवा के विपरीत दिशा में बनने वाले स्तूप। यहां तक हुआ। फिर उसके बाद में अपन बोलते हैं बरखान। 3 नंबर आती है बरखान। ये याद रखना, हम ये कह सकते हैं कि जो अर्धचंद्राकार स्तूप है, पवनों के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार स्तूप को क्या कहते हैं दोस्तों, बरखान कहा जाता है। पवनों के द्वारा निर्मित, समझ में आ रहा है दोस्तों सभी आपको? पवनों के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार स्तूप को, अर्धचंद्राकार क्या कहते हैं बेटा, स्तूप को क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं बरखान कहा जाता है। पवनों के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार स्तूप क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। बरखान सबसे अधिक क्या होते हैं मेरे तो, चूरू शेखावटी क्षेत्र में सबसे अधिक होते हैं, और सबसे अधिक क्या होता है, ये नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। याद रखना मित्रों। तो मेरी बात, बरखान क्या होता है, पवनों के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार स्तूप को क्या कहते हैं, बरखान कहा जाता है। और बरखान जो होते हैं वो चूरू सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं शेखावटी क्षेत्र में, और सर्वाधिक मात्रा में नुकसान क्या होते हैं, ये पहुंचाते हैं। बरखान के बाद में यदि बात करते हैं दोस्तों पैराबोलिक, 4th स्तूप कौन से होते हैं बेटा, पैराबोलिक। क्या होता है बेटा, पैराबोलिक। इसको महिलाओं की जो क्लिप्स होती है, हेयर क्लिप्स, उसके नाम से पड़ा है, ये पैराबोलिक नाम होता है। या इसको हेयर पिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हेयर पिन भी कहा जाता है। देखो क्या होता है, हमने कहा जो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्धचंद्र पवनों के द्वारा निर्मित जो अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं उसे क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और इसके विपरीत, बरखान के विपरीत जो स्तूप बनते हैं, बरखान के विपरीत जो स्तूप बनते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पैराबोलिक का बोला जाता है। पैराबोलिक। बरखान के विपरीत जो अर्धचंद्राकार स्तूप बनते हैं इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पैराबोलिक कहा जाता है। बात समझ आया कि नहीं आया? इसे क्या कहा जाए दोस्तों, बरखान, योगी बरखान। और ये क्या होगी दोस्तों, पैराबोलिक। तो बरखान के जस्ट विपरीत जो स्तूप बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। और पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे अधिक निकलता है, सबसे अधिक मिलता है, और जैसलमेर के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। तो याद रखना, पैराबोलिक सर्वाधिक मिलता है राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले हमने बात की अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है, हवा के समानांतर बनने वाले स्तूप, हवा के विपरीत दिशा में बनने वाले स्तूप अनुप्रस्थ हो गया। बरखान पवनों के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार स्तूप को कहते हैं बरखान कहा जाता है। बरखान सर्वाधिक मात्रा में चूरू और शेखावटी क्षेत्र में मिलते हैं। और बरखान की यदि अपन बात करें, जो बरखान है, इस बरखान के बारे में यदि अपन बात करते हैं, जो बरखान होता है सर्वाधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। बरखान के विपरीत जो चंद्राकार अर्धचंद्राकार स्तूप होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पैराबोलिक। अब अपन बात करते हैं सीफ। क्या बात करते हैं बेटा, सीफ के बारे में बात करते हैं। सीफ क्या होती है, सीफ सुनना आराम से, यहीं पे ले लेते हैं सीफ को भी, सुनना आराम से, यहीं पे सीफ ले लेते हैं। सीफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीफ का। देखो 5वां पॉइंट, सीफ क्या होती है। देखो याद रखना कि पवनों के द्वारा निर्मित जो अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं बरखान कहते हैं। जब पवनों की दिशा क्या होती है, बदलती है, तो पवनों की दिशा बदलने पर बरखान जो होता है ना, बरखान का एक दिशा विस्तारित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं। यानी बरखान जो है ना, ये बरखान, इस बरखान की एक दिशा, पवनों की दिशा बदलने से एक दिशा क्या हो जाती है, विस्तारित हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं मित्रों, सीफ कहा जाता है। बात समझ आएगा? ये अवस्था क्या कहलाएगी, सीफ कहलाएगी। सीफ समझ आया कि नहीं आया? यानी पवनों के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार स्तूप क्या कहलाएगा, बरखान। बरखान के विपरीत क्या होगी, पैराबोलिक। जब हमने कहा पवनों की दिशा बदलती है तो बरखान की एक दिशा क्या हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, सीफ कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं बार बार बता रहा हूं। हमने कहा हवा के समानांतर स्तूप अनुदैर्ध्य, हवा के विपरीत दिशा में बनने वाले स्तूप अनुप्रस्थ, अर्धचंद्राकार स्तूप बरखान, बरखान के विपरीत पैराबोलिक। जब पवनों की दिशा बदलती है तो बरखान का एक सिरा विस्तार बन जाता है, विस्तारित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं मित्रों, हम कहेंगे सीफ कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी बरखान का हमने कहा, हम ये कह सकते हैं पवनों की दिशा बदलने पर, पवनों की दिशा बदलने पर बरखान का एक सिरा विस्तार हो जाता है। बरखान के एक सिरे का विस्तार हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, सीफ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली सीफ वाली बात हुई। अब अपन आगे बात करते हैं, इसी के साथ के अंदर हम कहेंगे कि आगे एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है, सब्र कापिसा। क्या होता है बेटा, सब्र कापिसा।
सब्र कापिसा और नेपखा, सब्र कापिसा और एक होती है नेपखा। क्या होता है देखो, नेपखा, सब्र कापिसा और नेपखा। जो सब्र कापिसा है उसके बारे में यदि अपन बात करते हैं तो सब्र कापिसा होती है कि जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है, उन झाड़ियों पर क्या होता है, झाड़ियों के किनारों पर जब बालू का स्तूप विकसित होते हैं तो उसे सब्र कापिसा कहते हैं। और झाड़ियों के पीछे जब बालू का स्तूप विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, नेपखा कहा जाता है। यानी झाड़ियों के आसपास में जो झाड़ियां होती है, झाड़ियों के आसपास, झाड़ियों के आसपास जब बालू का स्तूप विकसित होते हैं, बालू का स्तूप विकसित होते हैं, विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सब्र कापिसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सब्र कापिसा, सब्र कापिसा। पहली बात तो ये। दूसरा हम ये कह सकते हैं झाड़ियों के पीछे जब बालू का स्तूप विकसित होते हैं, झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के पीछे जब बालू का स्तूप विकसित होते हैं, बालू का स्तूप विकसित होते हैं, झाड़ू के पीछे जब बालू का स्तूप विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं मित्रों, नेबखा कहा जाता है। उसे क्या कहता है, नेबखा कहा जाता है। बात समझ आई? तो याद रखना, बालू का स्तूप कितने प्रकार के, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान हो गया, पैराबोलिक हो गया, सीप हो गया, सब्र कापिसा हो गया, नेपखा हो गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? एक लास्ट बालू का स्तूप जो है उसका नाम है तारानुमा बालू का स्तूप। जब पौने मिट्टी का निक्षेपण इस तरह से करे कि तारानुमा आकृति बन जाए, उसी को तारानुमा स्तूप कहते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। तो तारानुमा बालू का स्तूप क्या होता है बेटा, तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप क्या होता है? तो हमने ये कहा पौनों का निक्षेपण, और पौनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण इस प्रकार से हो कि तारानुमा आकृति बन जाए। तो इस प्रकार के हम कहेंगे दोस्तों, हम ये कह सकते हैं स्तूप को क्या कहते हैं, तारानुमा स्तूप कहा जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरी बात आपको दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया? बात क्लियर हुआ रहा कि नहीं हो रहा? तो सबसे पहले हमने कहा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, पैराबोलिक, फिर सीप, सब्र कापिसा, नेपखा, तारानुमा। तारानुमा बालू का स्तूप क्या होता है? तो हमने ये कहा कि पौनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण इस तरह से हो कि तारानुमा आकृति बन जाए। तो इस प्रकार का निक्षेपण क्या कहलाता है बेटा, तारानुमा बालू का स्तूप कहलाता है। ये तो हमने कुछ बात की दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके अलावा जैसलमेर में और भी विशेषताएं पाई जाती है। तो अन्य विशेषता क्या होती है उसके ऊपर भी अपन बात करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले जैसलमेर की अन्य जो विशेषता होती है, पश्चिमी रेतीला मैदान की जो अन्य विशेषताएं हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान की क्या होती है बेटा, अन्य विशेषताएं, वो क्या क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं मित्रों। तो याद रखना, तो सबसे पहले पलाया झील, क्या बेटा, पलाया झील। पश्चिमी रेतीला मैदान में पलाया झील मिलती है, वो कहाँ मिलती है बेटा, जैसलमेर में मिलती है। ये क्या होती है पलाया झील? तो हम ये कहेंगे कि दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच में प्लीस्टोसीन युग में बनी चूना पत्थर की चट्टानों के कारण वर्षा काल का जल अस्थायी रूप से उस पर जमा हो जाता है, वो नीचे नहीं चला जाता है। अस्थायी रूप से जो जमा होता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पलाया झील कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखो, दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच में, दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच में प्लीस्टोसीन युग में बनी चूना पत्थर की चट्टान के कारण, चूना पत्थर की चट्टान है, ये कौन सी चूना पत्थर की चट्टान नीचे यहाँ पे पड़ी है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच में चूना पत्थर की चट्टानों के कारण, प्लीस्टोसीन युग में बनी चूना पत्थर की चट्टानों के कारण वर्षा काल का जल अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं मित्रों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, पलाया झील है। ये क्या बेटा, पलाया झील कहलाएगी, पलाया झील। तो जरा वापस सुनना, तो हम ये कह सकते हैं कि दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच प्लीस्टोसीन युग में बनी चूना पत्थर की चट्टान के कारण वर्षा काल का जल इन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच में जमा हो जाता है, वह नीचे की तरफ नहीं जा पाता। जो अस्थायी रूप से जो जल जमा होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पलाया झील कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पलाया झील कहा जाता है। बात समझ आएगी नहीं आया? जो पलाया झील कहाँ मिलती है, हम कहेंगे जैसलमेर में बनती है, जैसलमेर में बनती है। फिर पलाया झील के बाद में अगली एक और बात आती है जिसको बोलते हैं खड़िन। क्या बोलते हैं बेटा, खड़िन। ये खड़िन क्या होता है, खड़िन। हम ये कह सकते हैं कि जो खड़िन होती है उसके ऊपर बात करते हैं। ये खड़िन इसे कहते हैं, जब पलाया झील का पानी सूखता है तो एक पपड़ी नुमा संरचना बनती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, खड़िन बनते हैं। तो हमने कहा पपड़ी नुमा संरचना को ही, इस पपड़ी नुमा संरचना को ही, पपड़ी नुमा संरचना को ही, संरचना को क्या कहते हैं बेटा, खड़िन कहा जाता है, खड़िन कहा जाता है। पपड़ी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, खड़िन कहते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद में आता है रन और टाट, रन या टाट।
रन या टाट क्या होती है? तो याद रखना मित्रों, जो हमने कहा दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच प्लीस्टोसीन युग में बनी चूनापत्थरी चट्टानों के कारण वर्षा काल का जल अस्थायी रूप से जमा हो जाता है, जिसे पलय झील कहते हैं। पलय झील का जब पानी सूखता है तो पपड़ी नुमा संरचना बनती है, उसी को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। और उसी के बाद रन या टाट हम कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो लवणीय भूमि होती है या उपजाऊ अनुपजाऊ भूमि होती है, जो लवणीय भूमि या अनुपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रन या टाट भी कहा जाता है। लवणीय भूमि या हम ये कह सकते हैं अनुपजाऊ भूमि या अनुपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं मित्रों? रन या टाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रन या टाट भी कहा जाता है, रन या टाट भी कहते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? तो अन्य विशेषताओं, पहले पलाया झील के बारे में बात किया, जैसलमेर में मिलती है पहली बात। फिर उसके बाद में हमने कहा खड़ीन होती है, पपड़ी नुमा संरचना को खड़ीन कहा जाता है। रन या टाट क्या होती है? लवणीय भूमि या अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट भी कहते हैं। इसी के साथ में जैसलमेर में अंकल गांव है, जैसलमेर के कौन सा गांव है बता? अंकल वुड फॉसिल्स पार्क है। यहाँ पे क्या था बेटा? अंकल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ मिलता है? वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ मिलता है? तो हम कहेंगे मित्रों जैसलमेर में होता है, जैसलमेर में। ये क्या है? अंकल में वुड फॉसिल पार्क, अंकल गांव, जैसलमेर का अंकल वुड फॉसिल्स पार्क। काष्ठ जीवाश्म पार्क किसको बोलते हैं हिंदी में? काष्ठ जीवाश्म पार्क। काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ मिलता है बेटा? हम कहेंगे जैसलमेर में। बहुत पुरानी हमने कहा काष्ठ जीव के अंश होते हैं, उसे कहते हैं जीवाश्म पार्क होता है। और यहाँ पे जैसलमेर में पीला प्रकार के सांप मिलता है, जिसको बोलते हैं पीऊणा। यहाँ जैसलमेर में पीऊणा क्या होता है? जैसलमेर में मिलता है पीला प्रकार का सांप। जैसलमेर में क्या मिलता है बेटा? पीला सांप मिलता है, पीला सांप। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पीऊणा सांप के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसलमेर में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लाठी सीरीज भी होती है। जैसलमेर क्या होती है? लाठी सीरीज मिलती है। क्या होती है लाठी सीरीज? हम ये कहेंगे भूगर्भ जल पट्टी के रूप में सेवण दामन प्रकार की घासें पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहा जाता है। यानी भूगर्भ जल पट्टी के रूप में। ये भूगर्भ जल पट्टी क्या थी? तो एक जमाने में यहाँ पे सरस्वती नदी का प्रवाह हुआ करता था, तो भूगर्भ जल पट्टी के रूप में जो घास मिलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लाठी सीरीज कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भूगर्भ जल पट्टी के रूप में हम ये कह सकते हैं भूगर्भ जल पट्टी के रूप में, भूगर्भ जल पट्टी के रूप में सेवण घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? लाठी सीरीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। यानी भूगर्भ जल पट्टी के रूप में जो घास पाई जाती है लाठी सीरीज कहते हैं। यहाँ पे चांदन नलकूप को स्थापित किया गया। जैसलमेर में क्या होता है बेटा? चांदन नलकूप तो कहां स्थापित किया गया? जैसलमेर में। इसे क्या कहते हैं बेटा? थार का घड़ा भी कहा जाता है, थार का घड़ा भी कहा जाता है, थार का घड़ा। तो जैसलमेर में चांदन नलकूप को स्थापित किया गया, जिसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो जरा वापस बताएं, यहाँ पलाया झील तो हमने कहा दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच के अंदर प्लीस्टोसीन युग में बनी चूना पत्थर की चट्टानों के कारण वर्षा काल का जल अस्थायी रूप से जमा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पलाय झील कहते हैं। पलाय झील का जब पानी सूखता है तो उसे खड़ीन कहते हैं। और उसके बाद में हमने कहा जो लवणीय भूमि अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट भी कहा जाता है। फिर उसी साथ में हमने कहा अंकल गांव में वुड फॉसिल्स पार्क को स्थापित किया गया है। साथ में पीऊणा, यहाँ पे जैसलमेर पीला प्रकार का सांप मिलता है। लाठी सीरीज भूगर्भ जल पट्टी के रूप में यहाँ पे सेवण घास पाई जाती है। चांदन नलकूप को स्थापित किया, जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं। साथ में जैसलमेर में मिलता है सम क्षेत्र। जैसलमेर का जो सम होता है ये वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। क्या होता है बेटा? ये हम ये कहेंगे सम क्षेत्र क्या होता है? वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। सम क्या होता है बेटा? यहाँ पे वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। इसे क्या कहते हैं? वनस्पति रहित क्षेत्र कहते हैं। वनस्पति रहित क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तो याद रखना, तो यहाँ पे जो बालू का स्तूप मिलते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ स्तूप, बरखान स्तूप, फिर पैराबोलिक स्तूप, फिर सीप स्तूप, फिर तारानुमा स्तूप, सब्र का पिसा, नेप खा, ये सब बातें की। इसके अलावा पलाय झील होती है, खड़ीन होती है, रन और टाट होता है, अंकल गांव होता है, सम क्षेत्र होती है, लाठी सीरीज होती है, चांदन नलकूप स्थापित किए गए। ये सब बातें किसमें हमने की है? तो हमने कहा कि जो मरुस्थलीय भाग है उसका इंपोर्टेंट बात हमने किया है। इसी साथ में एक और पॉइंट आता है, यहाँ पे बाप बोल्डर्स कले होती है। पश्चिमी रेतीला मैदान में बाप बोल्डर कले मिलती है। क्या होती है? बाप बोल्डर और कले। बाप बोल्डर कले क्या होती है? तो हमने याद रखना, बाप कहाँ है? ये फलोदी के अंदर है। बाप कहाँ है दोस्तों? फलोदी के अंदर है, फलोदी के अंदर।
तो मित्रों याद रखना, बोल्डर क्या होती है, बड़े बड़े हिमानी के द्वारा बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर को लाया गया था, जमा किया गया था, उसी को क्या कहते हैं, बोल्डर। और छोटे कणों को भी लाया गया था, उसी को बोलते हैं कले। यानी हिमानी के द्वारा लाए गए बड़े पत्थर कंकड़ को बोल्डर और मिट्टी के छोटे छोटे कणों को कले कहते हैं। इसी का नाम पड़ा गया बाप बोल्डर कले। ये जमा कहाँ किए गए, भाप में जमा किए, इसी को से बोलते हैं बाप बोल्डर कले। इसी को नाम है बाप या भाप, एक ही बात है। तो हम कहेंगे बोल्डर क्या होता है, हिमानी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, हम ये कह सकते हैं हिमानी के द्वारा बड़े 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 पत्थर व कंकर को लाया गया, जिसे बोल्डर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, बोल्डर कहते हैं, बोल्डर कहते हैं, बोल्डर कहते हैं। और उसी के साथ में यदि अपन बात करते हैं, जो छोटे कण होते हैं, छोटे कणों को, छोटे मिट्टी के कणों को क्या कहते हैं बेटा, कले कहते हैं, कले कहते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? ये इसके ऊपर अपने चर्चा यहां तक अभी की है, बाप बोल्डर कले, ये सब पश्चिमी रेतीला मैदान होते हैं ना, उसके ऊपर हमने बात की है। साथ साथ में याद रखना, इसी के बाद में यदि अपन मरुस्थल पे भी बात कर रहे हैं तो याद रखना, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चर्चा कर सकता हूँ कि जो मरुस्थल होते हैं ना जो मरुस्थल होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो हम कहेंगे पूरा वो रेतीला मरुस्थल हो सकता है, या वो क्या होता है बेटा, रेतीला मरुस्थल हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, पथरीला मरुस्थल हो सकता है, या वो क्या होता है, रेतीला प्लस पथरीला भी हो सकता है। वो क्या होता है दोस्तों, रेतीला, और वह क्या होता है बेटा, या पथरीला मरुस्थल भी हो सकता है, रेतीला प्लस पथरीला। जो रेतीला मरुस्थल होता है उसको कहते हैं बेटा इर्ग। क्या बेटा है, उसको इर्ग कहते हैं, केवल रेतीला मरुस्थल इर्ग कहते हैं। पथरीला मरुस्थल होता है उसे क्या कहते हैं, हम्मादा। क्या कहते हैं उसे, हम्मादा। और इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्यों, आगे काम आएगा। रेतीला प्लस पथरीला मरुस्थल को मिक्स करके बोलते हैं रेग। क्या बोलते हैं, रेग, याद रखना। तो याद रखना, जो मरुस्थल होते हैं ये तो रेतीला मिलेगा या पथरीला मिलेगा, ये रेतीला प्लस पथरीला मिलेगा। अगर रेतीला मिलेगा तो उसे इर्ग कहते हैं, पथरीला मिलेगा तो उसे हम्मादा कहते हैं, रेतीला प्लस पथरीला मिलेगा उसे क्या कहेंगे, रेग कहा जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की मित्रों। यहाँ अपन आगे चर्चा करते हैं इसी प्रकार से। तो सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म, यहाँ हमने कहा पश्चिमी रेतीला मैदान, उसी के बाद में राजस्थान बांग्र प्रदेश था। जो राजस्थान बांग्र प्रदेश है, या फिर मैंने एक और पॉइंट पढ़ा था कि मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा पढ़ा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा क्या पढ़ा था अपने, अगला पढ़ा था बेटा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब बालू का स्तूप रहित प्रदेश। ऐसा क्या बात हो गई, मुक्त प्रदेश। देखो अभी मैंने जस्ट पूछा कहा है, याद रखना मित्रों, ये क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। यानी कौन सी भूमि, हम कहेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का ऐसा क्षेत्र जहां बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं, तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये कैसा कहलाएगा बेटा, जैसलमेर। ये क्या है, जैसलमेर। ये क्या है, बाड़मेर। और ये क्या है, जोधपुर। जोधपुर, इन तीनों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जहां पे बालू का स्तूप नहीं मिलता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, ये बालू का स्तूप नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे हम्मादा पथरीला मरुस्थल मिलता है, हम्मादा मिलता है, पथरीला मरुस्थल मिलता है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाया। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन से मरुस्थल मिलते हैं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे क्या मिलता है, हम्मादा। हम्मादा मरुस्थल की वजह से, हम्मादा मतलब पथरीला मरुस्थल की वजह से, पथरीला मरुस्थल की वजह से, पथरीला मरुस्थल की वजह से क्या होता है बेटा, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाया, हम्मादा के कारण। हम्मादा के कारण क्या कहलाया बेटा, ये हम्मादा के कारण क्या कहलाया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाया। हम्मादा, हम्मादा मतलब पथरीला मरुस्थल होता है, हम्मादा के कारण क्या कहलाया, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाया। कहाँ, ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का क्या बेटा, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जोधपुर का क्या होता है बेटा, मध्यवर्ती क्षेत्र। तीनों का सीमा जहां मिलती है, मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्यों कहते हैं, क्यों क्यों
क्योंकि यहाँ हम्मादा यानी पथरीला मरुस्थल मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे? पथरीला मरुस्थल मिलता है, इसलिए यहाँ पे बालू का स्तूप ये क्या है? मुक्त प्रदेश है। यहाँ पे क्या मिलता है? पथरीला मरुस्थल मिलता है, जिसका नाम क्या है? हम्मादा। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप में गिना जाता है। अब अगला पॉइंट हमने कहा था बेटा राजस्थान बांग्र प्रदेश। क्या था बेटा? राजस्थान बांग्र प्रदेश। क्या कहेंगे? राजस्थान बांग्र प्रदेश। राजस्थान बांग्र प्रदेश। देखो ये क्या है? अर्ध सूक्ष्म मैदान है। ये क्या बेटा? अर्ध सूक्ष्म मैदान है। अर्ध सूक्ष्म मैदान। तो याद रखना मित्रों, वो उधर वाला क्या था बेटा? सूक्ष्म मैदान था, सूक्ष्म प्रदेश था, सूक्ष्म प्रदेश। तो याद रखना कि इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर की वर्षा जल विभाजक रेखा होती है, कि सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म के बीच में 25 सेंटीमीटर जल विभाजक रेखा जो होती है, 25 सेंटीमीटर जल विभाजक रेखा जो होती है, ये क्या करती है मित्रों? सूक्ष्म को अर्धसूक्ष्म से क्या करती है? अलग करती है। 25 सेंटीमीटर जल विभाजक रेखा जो होती है सूक्ष्म प्रदेश को अर्धसूक्ष्म प्रदेश से क्या करती है मित्रों? अलग करने का काम करती है। तो अर्धसूक्ष्म प्रदेश में पहला हमने किसकी बात की थी बेटा? गग्गर का मैदान होता है। कौन सा मैदान होता है बेटा? गग्गर नदी जहां से प्रवाहित होती है, गग्गर का मैदान। यानी कौन सा मैदान होता है बेटा? गंगानगर हनुमानगढ़ का मैदान। गंगानगर व हनुमानगढ़ का मैदान कौन सा होता है बेटा? गग्गर का मैदान होता है। फिर उसके बाद में हमने कहा था शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश। तो याद रखना चूरू, झुंझुनू और सीकर का प्रदेश। चूरू, झुंझुनू और सीकर का प्रदेश क्या कहलाता है बेटा? हम ये कहेंगे कि शेखावटी प्रदेश होता है। ये क्या कहलाएगा? शेखावटी प्रदेश। फिर उसके साथ में हमने बात करता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि जो है, अगर अपन इसकी बात करते हैं, जो नागौरी उच्च भूमि है, हम ये कह सकते हैं कि अजमेर और नागौर, हम ये कहेंगे नागौर और अजमेर, नागौर प्लस अजमेर। नागौर प्लस अजमेर दोनों में क्या मिलती है बेटा? कुबड़ पट्टी मिलती है। क्या मिलती है? कुबड़ पट्टी मिलती है। वो उठी हुई भूमि कहलाती है, कुबड़ पट्टी होती है, कुबड़ पट्टी। यहाँ पे क्या मिलता है? कुबड़ पट्टी में फ्लोराइड सबसे अधिक मात्रा मिलता है, जब भी तो दांत पीले हो जाते हैं इनके, फ्लोराइड। यानी याद रखना नागौर उच्च भूमि में क्या मिलती है? नागौर उच्च भूमि में नागौर अजमेर आते हैं। और यहाँ पे क्या मिलती है? कुबड़ पट्टी मिलती है। और ये कुबड़ पट्टी क्या होती है? जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? फ्लोराइड की मात्रा मिलती है। और इस फ्लोराइड की मात्रा की वजह से दांत सर्वाधिक मात्रा में क्या रहते हैं? पीले रहते हैं। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक क्या होती है? नागौर अजमेर की कुबड़ पट्टी मिलती है। इसी के साथ में हमने लास्ट कहा था मित्रों लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, इस लूणी बेसिन को गोडवार प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो हमने कहा पाली, जालोर, फिर जोधपुर, पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा से लूणी नदी जहां से निकलती है, इसी को क्या कहते हैं? लूणी बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। और लूणी बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के भी रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। तो याद रखना, तो हमने कहा सूक्ष्म व अर्धसूक्ष्म। सूक्ष्म प्रदेश अभी हमने पढ़ा, जितने भी मरुस्थलीय भाग है, तो सूक्ष्म व सूक्ष्म प्रदेश के बीच में 25 सेंटीमीटर जल विभाजक रेखा होती है। यानी अभी हम कह सकते हैं कि अर्धसूक्ष्म से अगर हम 25 इधर सूक्ष्म प्रदेश की तरफ जाते हैं तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इस जल विभाजक रेखा से इधर की तरफ आते हैं, सूक्ष्म मैदान की तरफ आते हैं, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और अगर ये अपन बात करें अरावली की बात करते हैं, तो अरावली जो है एक जल विभाजक रेखा होती है। इधर जाते हैं अरावली के टोटल इधर पश्चिम की तरफ, तो 50 सेंटीमीटर क्या होती है? कम वर्षा होती है। अरावली की पूर्व में जाते हैं तो 50 सेंटीमीटर क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। ये बात मैं आपको राजस्थान की जलवायु के वक्त में बताऊंगा मित्रों। तो जब हमने बात किया पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में बात किया, पश्चिमी रेतीला मैदान को दो भागों में बांटते हैं, एक तो महान भारतीय मरुस्थल और राजस्थान बांगर प्रदेश। महान भारतीय मरुस्थल को भी दो भागों में बांटते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। राजस्थान बांगर प्रदेश को अर्धसूक्ष्म मैदान भी कहा जाता है, जो सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म को 25 सेंटीमीटर की वर्षा जो होती है अलग करती है। अरावली प्रदेश जो होती है वो जल विभाजक रेखा होती है, वो 50 सेंटीमीटर वाली जल विभाजक रेखा होती है। अरावली के पूर्व में जाते हैं तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अरावली के पश्चिम में आते हैं तो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है। इसी प्रकार से हमने कहा दोस्तों, ये जितने भी जो अनुदैर्ध्य, हमने कहा मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो होता है वो कौन कौन से? तो हमने कहा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, बरखान मिलता है, बरखान के साथ में हमने क्या मिला? पैराबोलिक मिलते हैं, सीफ मिलते हैं, सबर कापिस मिलता है, नेपका मिलता है, तारानुमा मिलता है। इसके साथ में और कौन सी विशेषता? हमने कहा पलाया झील के बारे में चर्चा किया। फिर उसके बाद में हमने क्या कहा? खड़ीन के बारे में जानकारी ली, रन और टाट के बारे में जानकारी ली, अंकल वुड फॉसिल बाल के बारे में जानकारी ली, सम क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। हमने कहा इसके बाद इसके साथ साथ में हमने लाठी सीरीज के बारे में जानकारी ली,
पीयूणा सांप के बारे में जानकारी ली और चंद नलकूप के बारे में चर्चा किया। ये हमने सब बात की थी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। फिर हमने आगे चर्चा किया मरुस्थल जो होता है वो 3 तरह का होता है, एक तो रेतीला होता है, फिर पथरीला होता है, फिर अम्मादा होता है। तो रेतीला मरुस्थल होता है उसे ईर्ग कहते हैं, पथरीला मरुस्थल को अम्मादा कहते हैं, रेतीला प्लस पथरीला होता है उसे कहते हैं रेग कहा जाता है। इसी प्रकार से हमने कहा राजस्थान का जो अर्ध सूक्ष्म राजस्थान बांग्र प्रदेश होता है इसे अर्ध सूक्ष्म प्रदेश कहते हैं। तो अर्ध सूक्ष्म प्रदेश होता है वो हम कह सकते हैं गग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौरी और लूणी बेसिन जो होते हैं ये अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं मित्रों। तो यहाँ हमने किसकी चर्चा की दोस्तों, पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये मेरी क्लास आपको आगे समझ में आई है दोस्तों तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।